हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फार्माकोग्नोसी फर्स्ट की यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। यानी इसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कल्टीवेशन, फिर सेकंड है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स और थर्ड है कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कल्टीवेशन। फर्स्टली कल्टीवेशन। द कल्टीवेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ऑब्टेन मेडिसिनल प्लांट या क्रॉप्स विच आर रिक्वायर्ड। तो देखिए क्या है, कल्टीवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम मेडिसिनल क्रॉप्स को ऑब्टेन करते हैं या प्लांट्स को ऑब्टेन करते हैं जिसकी हमें रिक्वायर्ड होती है। इन फार्माकोग्नोसी द वर्ड कल्टीवेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड इन लार्ज स्केल विच आर रिक्वायर्ड। और अगर हम इसको फार्माकोग्नोसी में देखें तो जो वर्ड कल्टीवेशन है वो ऐसे डिफाइन किया जा सकता है जिसके द्वारा हम क्रूड ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं एक लार्ज स्केल में जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स मेडिसिनल वैल्यू, क्योंकि देखो जो मेडिसिनल प्लांट है, जो मेडिसिनल क्रॉप्स है, वो एक मेडिसिनल फील्ड में अपनी एक वैल्यू रखती है। इट रिक्वायर्ड इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट। और अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी भी मेडिसिनल प्लांट का या क्रॉप्स का, तो यानी वो इंटेंसिव केयर और मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है उसको देने की। ड्यू टू कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्लांट विद मैक्सिमम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट्स। अगर हम कंट्रोल करेंगे उसके इन्वायरमेंट को, उसके प्लांट्स की उसके देख केयर करेंगे, तो हमें जो मैक्सिमम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। अब ऐसा ना होता है ना कि हमने बीज बोया, ठीक, अगर हमने इसकी केयर ही नहीं करते या उसको उसके सुटेबल जितना एनवायरनमेंट नहीं देते तो वो बीज हमारा इतनी फसल पैदा नहीं कर पाता जितनी करनी थी। तो इसलिए कंट्रोल एनवायरनमेंट को और प्लांट की केयर करने बहुत ही ज़रूरी होती है अगर हम उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कराने होते हैं। अब देखिए एडवांटेज क्या है इसकी। एडवांटेज, कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफर सेवरल एडवांटेज इंक्लूड्स। तो जो कल्टीवेशन है वो बहुत कुछ सेवरल एडवांटेज इंक्लूड करती है, जैसे बाय कल्टीवेटिंग क्रूड ड्रग्स प्रोड्यूसर कैन कंट्रोल फैक्टर्स सच एज सॉइल्स क्वालिटी और एनवायरमेंटल्स। देखो जो कल्टीवेशन हो रहा है क्रूड ड्रग्स का, उसके थ्रू जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, जैसे सॉइल। अब कभी कभी होता है ना, सॉइल बहुत सूखी पड़ जाती है, लेकिन अगर हम कल्टीवेशन करते रहेंगे तो वो बहुत अच्छी नमी होती चली जाती है और उसकी सॉइल जो है बहुत अच्छी होती चली जाती है, उसमें नमी आती रहती है। और अगर हम कल्टीवेशन नहीं करते तो वो सूखी बंजर हो जाती है, उसमें फिर फसल भी पैदा नहीं होती। और क्वालिटी, और उस मिट्टी की है उस क्वालिटी बढ़ जाएगी और वहाँ का एनवायरमेंटल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टू इंश्योर द प्योरिटी एंड पोटेंसी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स। और हम इंश्योर हो जाते हैं उसकी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट्स है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो हमने कल्टीवेशन किया है उसकी प्योरिटी और पोटेंसी को इंश्योर करने के लिए। कल्टीवेटिंग क्रूड ड्रग्स अलाउ फॉर द सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जो अब अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी क्रूड ड्रग्स का, तो उसकी जो यानी एक टाइम पर अच्छी कटाई भी होनी चाहिए। तो यही कह रहा है, अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट का तो यानी वो अलाउ करता है सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग का। कल्टीवेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल कम्युनिटीज टू जनरेट इनकम्स थ्रू द सेल ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब देखिए कल्टीवेशन हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जैसे हम यानी इनकम को जनरेट कर सकते हैं अपनी को, कैसे, मेडिसिनल प्लांट को सेल करके, बेच करके। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। यानी अब ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम क्रूड ड्रग्स का यानी कल्टीवेशन कर सकते हैं। बेसिकली हेयर आर 2 मेथड्स यूज इन कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं इन फार्माकोग्नोसी में, वैसे बेसिकली यानी सब जगह 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। एक है हमारा
सीड प्रोपागेशन और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जैसे हम यानी दो मेथड होते हैं, पहला होता है सीड प्रोपागेशन मेथड्स और दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड। जिसको सीड प्रोपागेशन मेथड है उसको सेक्सुअल मेथड भी कहते हैं और वेजिटेटिव को हम एसेक्सुअल मेथड भी कहते हैं। जो हमारा वेजिटेटिव है उसमें बहुत कई सब टाइपिंग आती है, जैसे कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, बल्ब, माइक्रो प्रोपोगेशन भी आती हैं। यानी इसकी सब हेडिंग्स हैं जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में करते हैं। तो देखिए सीड प्रोपेगेशन क्या होता है, ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल प्रोपागेशन। तो इसको हम सेक्सुअल प्रोपागेशन भी कहते हैं। द प्लांट विच आर रेज्ड फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड एज सीडिंग्स। देखो अब जो प्लांट हमारा बीज के द्वारा उग रहा है या बीज से उग रहा है तो उसको हम कहेंगे सीडिंग। बिफोर जर्मिनेशन सीड्स कैन बी ट्रीट विद केमिकल्स लाइक गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड इथाइलिन टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ सीडिंग्स। देखो जब हम यानी सीड्स को ज़मीन में बो देते हैं तो जब यानी जर्मिनेशन से पहले सीड्स के अंदर कुछ रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे गिबरेलिन्स की, साइटोकाइनिन्स और इथाइलिन्स की। तो ये क्या करती हैं, जो तीनों चीज़ हैं ये जो सीडिंग हो रही है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने लगती हैं, यानी वो जल्दी से जल्दी उसको उगाना चाहती हैं। लेकिन जो गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स और इथाइलिन है ये प्रोटीन्स होते हैं हमारे सीड्स के। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए सीड्स की, सीड मस्ट बी गुड क्वालिटी। अब हम ऐसा तो है नहीं कि हमारे यानी सीड खराब हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी लो है और हम चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर अच्छी हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिले। तो इसलिए हमारा जो सीड्स है, बीज है, वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। शुड बी हैव जर्मिनेशन रेट, और उसका जो जर्मिनेशन रेट है वो हाई होना चाहिए। शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स, और वो इंसेक्ट और माइक्रोब से भी फ्री फॉर्म होना चाहिए। अब कभी क्या होता है, हम जो इंसेक्ट और माइक्रोब से फ्री नहीं होते उन सीड्स को सीडिंग कर देते हैं और हमारे वो बीज ग्रो ही नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारे यानी फ्री फॉर्म भी होना चाहिए इंसेक्ट और माइक्रोब्स के, हमारा जर्मिनेशन रेट हाई होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का हमारा बीज होना चाहिए अगर हम किसी क्रूडर्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो अगर हम सीडिंग कर रहे हैं तो उसके भी टाइप्स होते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग मेथड और सेकंड है डिबलिंग मेथड्स। तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड स्मॉल सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द एरियाज ऑफ कल्टीवेशन। तो इस मेथड में क्या होता है कि अगर हम यानी सीड्स जो होते हैं हमारे, उनको जो कल्टीवेशन एरिया है उसमें बिखेर देते हैं और हमारे जो है कल्टीवेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल में जो हम स्कैटर करते हैं ऐसी कौन सी जो देखते हैं, तो इसबगोल्स जो हमारी यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स के द्वारा उगाई जाती है, और लिंसीड भी जो हमारे होते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा होते हैं। अब देखिए एग्जांपल इसका क्या है, सबसे बेहतर एग्जांपल है इसका गेहूं। जब हम गेहूं को बोते हैं तो हम उसको स्कैटर्ड करते हैं खेत में अपने, यानी अपने कल्टीवेशन एरिया में स्कैटर्ड कर देते हैं, बिखेर देते हैं और वो उग जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। अब इसी सेकेंड जो है डिबलिंग मेथड्स। इन दिस मेथड एवरेज साइज सीड्स आर सोन इन ए होल्स। तो इस मेथड में क्या होता है, यानी जो सीड का साइज है उसी के बेस पर हम एक होल करते हैं और उसके अंदर हम इसको सीडिंग कर देते हैं और हमारा जो है वो यानी कल्टीवेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे हम पपाया सीड्स को डिबलिंग मेथड के द्वारा बोते हैं और कस्टर्ड सीड्स जो है वो भी हम डिबलिंग मेथड के द्वारा ही उसको अपनी कल्टीवेशन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो जिसको हम एसेक्सुअल मेथड भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसेक्सुअल प्रोपागेशन। तो इसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल प्रोपागेशन भी कहते हैं। इन दिस द फ्यू प्लांट्स इज डेवलप्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द plant such as roots or stems and placing it at suitable environmental condition। देखो क्या होता है इस प्रोसेस में, क्या होता है यानी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या एसेक्सुअल मेथड है, तो इसमें हम एक नए प्लांट्स को डेवलप करने के लिए उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को, जैसे हमारे उसकी रूट्स हो गई या उसकी एक स्टेम्स हो गई, उसको किसी अनोदर
प्लेस पर रख देते हैं और उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं और वो अपना डेवलपमेंट ग्रोथ करने लगता है। जैसे एग्जांपल में ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे बल्ब से अगर हम यानी जैसे हमने बताया था कि उसकी सब हेडिंग्स होती है, अगर हम बल्ब प्रोसेस से उगा रहे हैं तो कौन सी गार्लिक होगी, इक्विल स्क्विल होगी, ये हमारी बल्ब प्रोसेस से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ट्यूबर्स होगी, ट्यूबर्स में हमारे पोटैटो आते हैं, एकोनाइट्स, हम इसको ग्रो कराते हैं। ऐसे रोहिजोम्स में जिंजर हमारी और टर्मरिक हम रोहिजोम प्रोसेस से इसका प्रोपगेशन करते हैं। अब देखिए एडवांटेज क्या है इसकी, जो हमारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इट इज़ एन ईजी चीप एंड रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो ये बहुत ही ईजी है, सीड प्रोपागेशन से बहुत इजी है और चीप है और एक रैपिड मेथड है हमारे मल्टीप्लिकेशन किसी भी प्लांट्स का अच्छे से अच्छे ग्रो होने के लिए। लेकिन एसेक्सुअल में क्या, सेक्सुअल प्रोपागेशन में क्या होता है, हम पहले बीज बोते हैं, फिर उसमें से एक प्लांट बनेगा, फिर यानी वो ग्रो करेगा, फिर प्लांट बनेगा, फिर फूल आएगा, फिर वो हमें अपना जो मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट्स है वो देगा। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, वो डायरेक्टली जो हमारी पार्ट होता है किसी प्लांट्स का, जैसे स्टेम होगी या रूट्स होगी, उसको अनदर प्लांट्स पे रख जाते हैं और वो ग्रो करने लगता है और वो जल्दी से जल्दी अपने जो फ्लावर्स हैं उनको निकाल कर अपना फ्रूट प्रोवाइड करा देता है। तो ये यानी बहुत ही रैपिड मेथड है। लेकिन ऐसे अगर हम इसकी डिसएडवांटेज देखें सेक्सुअल प्रोपागेशन की, तो यानी वो स्लो प्रोसेस से ग्रो करता है और लेकिन ये हमारा रैपिड मेथड से मल्टीप्लिकेशन करता है। All the plants developed by these methods is similar to the present plants। यानी देखो इस जो प्रेजेंट प्लांट्स में हम देखते हैं उसको मेथड को देखते हुए ये हमारा बहुत जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो बहुत ही हेल्पफुल मेथड है आजकल के प्लांट को देखते हुए। अब सेकंड टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार हमारा एग्जाम में आया हुआ है। तो यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कल्टीवेशन, जो मेडिसिन प्लांट का कल्टीवेशन हो रहा है उसको फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा लाइट्स, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ रेनफुल, फिफ्थ है ह्यूमिडिटी, सिक्स्थ है फर्टिलाइजर्स, सेवन्थ है प्लांट हार्मोन्स, एट्थ है म्यूटेशंस, नाइन्थ है प्लोप्लॉइड्स और 10th है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये यानी कुछ मेथड्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे अफेक्ट कर सकते हैं हमारी कल्टीवेशन मेथड्स को या प्रोसेस को। अब देखिए लाइट कैसे हमारे अफेक्ट करती है हमारी कल्टीवेशन को। तो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ प्लांट्स इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो प्लांट्स की लाइफ को कंटिन्यूएशन करने के लिए जो हमारा लाइट्स है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारी प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड कराने का। यानी हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, सूरज से मिलती है। तो और पौधों को कहाँ से मिलती है, पौधों को भी सूरज से ही मिलती है। तो आपने देखा होगा जहाँ पेड़ के नीचे अगर हम कल्टीवेशन करने की, कोई पेड़ है और उसके नीचे हमारी कोई कल्टीवेशन हो रहा है, तो जहाँ धूप पड़ रही होगी, जहाँ एनर्जी होगी या सूर्य का प्रकाश जा रहा होगा, वहाँ के मुकाबले और जो पेड़ की छाया में होंगे वहाँ के प्लांट्स बहुत ही कम ग्रो करेंगे जो छाया में होंगे, और जो जिसको एनर्जी सोर्स मिल रही होगी वो अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम प्लांट को ग्रो करने के लिए या उसकी लाइफ को कंटिन्यूएशन रखने के लिए। इट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस, ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, फ्लावरिंग etc। तो ये यानी जो हमारा लाइट है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है फोटोसिंथेसिस को और उसके ओपन और क्लोजिंग को, स्टोमेटा को, और उसकी फ्लावरिंग को भी अफेक्ट कर सकता है। ऐसी सेकंड है हमारा टेम्परेचर। इट इज़ ए क्रूअल फैक्टर्स फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोथ मेटाबॉलिज्म एंड टू गेट द यील्ड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो जो हमारा टेम्परेचर है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी ग्रोथ को, किसी प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म को करने के लिए, और एक अच्छी यील्ड कहते हैं कि हमारी फसल से यानी जो हमने पाया या जो हमारा मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स है, जैसे हम बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम यील्ड कहते हैं। जो हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसको अच्छे से यील्ड करने के लिए हमारा टेम्परेचर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है या
अच्छा फैक्टर्स या पैरामीटर्स हैं। एक्सट्रीमली हाई एज वेल एज लो टेम्परेचर डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। देखो कभी कभी क्या होता है, यानी बेसिकली वैसे ज़्यादातर जो फसल्स होती हैं वो एक ही टेम्परेचर में होती हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ भारत में 4 मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी और बरसात का होता है, और बसंत बसंत तो ऐसी होती है। तो ठीक, तो यानी जो सर्दी वाले प्लांट्स हैं वो हमारे सर्दी में ही उगते हैं, और जो हमारे गर्मी वाले प्लांट्स हैं वो गर्मी में उगाए जाते हैं। ऐसा क्योंकि वहाँ टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ता है उन पे, क्योंकि उनमें एक किसी भी क्रॉप को या कल्टीवेशन को, हमारे जो क्रॉप्स है प्लांट्स है, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है उसको ग्रो करने के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाई एज वेल एज लो टेम्परेचर, यानी हाई या लो टेम्परेचर डिस्टर्ब कर सकता है हमारी मेडिसिनल प्लांट की क्वालिटी को। एग्जाम्पल में क्या है, देखो सैफरॉन जो है वो ग्रो करता है कोल्ड क्लाइमेट्स में, यानी जो हमारा सैफरॉन है वो एक ठंडे वातावरण में ग्रो करता है। ऐसी सेकंड है ह्यूमिडिटी, जो हमारी थर्ड पैरामीटर्स है जो अफेक्ट कर सकता है हमारी कल्टीवेशन को, वो है ह्यूमिडिटी। इट ऑल्सो अफेक्ट द प्लांट कल्टीवेशन फॉर द ग्रो ऑफ प्लांट ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड। देखो यानी ये हमारे अफेक्ट कर सकती है प्लांट कल्टीवेशन को भी, क्योंकि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसकी एक ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। फोर्थ पैरामीटर्स है हमारा रेनफॉल। फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेनफॉल इज रिक्वायर्ड इज प्रॉपर मेजरमेंट। देखो रेनफॉल क्या है, इसको हम वाटर सोर्स भी कह सकते हैं वाटर सोर्स, क्योंकि वाटर हमारा जो रेनफॉल या रेन जो हमारी है वो एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट सोर्सेस है। यानी किसी भी प्लांट्स को डेवलपमेंट करने के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए हमारा रेनफॉल एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, लेकिन प्रॉपर मेजरमेंट में। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है जिससे हमारे कल्टीवेशन को नुकसान हो जाता है, यानी वो एक उसको ग्रो ही नहीं कर पाती जब उनमें रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है। तो द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द सॉइल इज़ रेन वाटर्स। देखो अगर हम वाटर्स का सोर्स माने किसी भी कल्टीवेशन या उसकी ग्रो करने के लिए, तो एक हमारा रेन बहुत अच्छा सोर्स है जिसको हम बारिश कहते हैं। बारिश एक हमारा अच्छा सोर्स है किसी भी फसल को उगाने के लिए। मिनरल्स इज द सॉइल्स गेट डिसोल्व इन द वाटर्स एंड देन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। देखो यहाँ रेनफॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो वाटर के मुकाबले अगर हम किसी ट्वेल से या सबमर्सिबल से वाटर लगा रहे हैं किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, और एक यानी आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक तरफ वाटर लेना रेन वाला बारिश वाला, और एक तरफ हमारा जो ज़मीन से पानी निकलता है वो वाला लेना, तो जो रेन वाला पौधा होगा वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होगा अकॉर्डिंग, यानी कंपेयर टू जो हमारा ज़मीन वाला वाटर्स है। तो यानी हमारा रेन बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है जो हमारे मिनरल्स होते हैं ज़मीन में तो वो डिसोल्व हो जाते हैं वाटर से और एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स, तो और अपना अच्छे से ग्रो करने लगता है। फिफ्थ आती है हमारी सॉइल्स यानी मट्टी। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट वाटर एंड इसेंशियल फूड मिनरल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। देखो ये एक मैकेनिकल सपोर्ट होती है। अब मट्टी को तुम उसको जुताई नहीं कराओगे या उसकी नमी नहीं दोगे, मट्टी को अगर नमी नहीं दोगे तो कल्टीवेशन कहाँ से हो जाएगा, या उनमें ऐसे घास वास हो रही हैं उसको आप नहीं उखाड़ रहे हो, उसको ऐसे ही उगने दे रहे हो, तो यानी वो अफेक्ट कर सकती है हमारे किसी भी प्लांट्स को डेवलपमेंट्स को। इट कंसिस्ट ऑफ एयर वाटर्स मिनरल्स मैटर्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो हमारा जो सॉइल है वो किससे बनी होती है, एयर से बनी होती है, एयर चाहिए होती है, वाटर उसको मिनरल मैटर्स करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर्स भी हमारे होने चाहिए किसी भी प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए। अब सिक्स्थ आते हैं हमारे पेट्स एंड पीट्स कंट्रोल। पेट्स एंड पीट्स कंट्रोल जैसे पेस्टिसाइड्स। अभी कभी कभी क्या होता है, वैसे ये ज़्यादातर राजस्थान की तरफ होता है कि जब हम कल्टीवेशन कर लेते हैं तो एक कीड़ों मकोड़ों का यानी इंसेक्ट्स का झुंड आता है और वो हमारी फसल को बर्बाद करते चला जाता है। तो उनको कंट्रोल करना एक
बहुत अच्छा हमारा सोर्स हो सकता है हमारी अपनी फसल को बचाने के लिए, या हमारे जो कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रूड ड्रग्स का उसको बचाने के लिए। तो द पेट्स आर अनडिजायर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसीज दैट कॉज ए ग्रेट डैमेज टू द प्लांट्स। तो पेट्स क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जब हम कल्टीवेशन कर रहे होते तो अनडिजायर्ड प्लांट उगने स्टार्ट हो जाते हैं, या ऐसे एनिमल्स स्पेसीज होते हैं जो कि हमारी एक अच्छा डैमेज दे सकते हैं हमारे प्लांट्स को। तो उनको दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, हमारे माइक्रोब्स हो गए, ये हमारे क्या कर सकते हैं, हमारे प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लांट्स प्रोडक्ट्स इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कंट्रोल द पेट्स। तो अगर हम एक अच्छा प्लांट्स प्रोडक्ट्स को एक अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स प्रोडक्ट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एक बहुत इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत आवश्यकता है पेट्स को कि कंट्रोल किया जा सके। अब देखो पेट्स कंट्रोल को भी मेथड क्या मेथड है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकें। फर्स्ट है मैकेनिकल्स मेथड। तो मैकेनिकल्स मेथड में क्या होता है कि हम हैंड पिक करें, यानी जो हमारे पेट्स उग रहे हैं, जो हम अनडिजायर्ड प्लांट्स हो रहे हैं, उनको हैंड से उखाड़ कर अलग कर दें। सेकंड है हमारा हीट ट्रीटमेंट, उसको हीट ट्रीटमेंट दें, या फिर हम ट्रैप ऑफ पेट्स, या पेट्स को हम ट्रैप करके उसे उखाड़ करके उसे अलग कर सकते हैं। फ्रेंड सेकंड आता है हमारा केमिकल मेथड्स, जिसमें हम केमिकल के थ्रू भी हम पेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड का यूज़ करके, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गए और हर्बिसाइड्स हो गए, फंगीसाइड्स हो गए और रोटेनिडिसाइड्स हो गए। ये हमारी क्या कर सकते हैं, पेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है एग्रीकल्चरल मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्लांट्स ब्रीडिंग बाय जेनेटिक इन मैनिपुलेशन। देखो इसमें क्या होता है, जब हम यानी बहुत एडवांस, जो एग्रीकल्चर मेथड है वो एक एडवांस टेक्निक है प्लांट को ब्रीडिंग करने की, और जेनेटिक मैनिपुलेशन कराते हैं इस मेथड के थ्रू। सेकंड आता है फर्टिलाइजर्स। जैसे फर्टिलाइजर्स आर एड टू सोल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स हम जब किसी सोल में या जब हम क्रॉप करते हैं तो अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है तो हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, यानी खेत में बखेर देते हैं और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल जाता है और वो अपना जो प्लांट होता है वो ग्रोथ अच्छे से करने लगता है। तो यानी फर्टिलाइजर भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे यूरिया हो गया। हम यूरिया देखते हैं, आप हम खेतों में बिखेरते हैं उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के। जब हमारा कोई प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, तो हम यूरिया का यूज़ करते हैं, अमोनिया सल्फेट और अमोनिया क्लोराइड्स यूज़ कर सकते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। और जैसे बायो फर्टिलाइजर्स कैसे, जैसे रहीजोबियम्स होगा, अजोटोबैक्टर्स और ब्लू एंड ग्रीन अलेज, हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। ऐसी होते हैं मैन्यूअर्स, जैसे एनिमल फिकल्स मटेरियल होते हैं, जैसे हम रॉ मटेरियल जैसे कहते हैं कच्चा खाद, तो वो जो होते हैं वो मैन्यूअर्स होते हैं। जैसे एनिमल फिकल्स हो गए, काउडिंग पाउडर्स हो गए और स्क्वाडजिन, ऐसी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो फर्टिलाइजर्स के रूप में किए जाते हैं, जो कि अच्छे से पौधे को ग्रो करने में मदद करते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कलेक्शन कैसे करें किसी, अब जब हमने क्रूड ड्रग्स को बो भी लिया, उगा लिया, उसके फैक्टर्स भी जान लिए कि हाँ क्या क्या फैक्टर्स से हमारी कलेक्शन जो कल्टीवेशन है वो अफेक्ट कर सकती है, या कौन कौन से मेथड से हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, या कल्टीवेशन होता क्या है। अब ये सब पढ़ने के बाद अब उसका कलेक्शन बचता है कि उसको कलेक्शन कैसे करें। अब सब चीज़ होगी, हमारी खेती जो है वो पूरी तरह पक गई है, सफिशेंट ग्रोथ कर चुकी है, उस पर फल भी सफिशेंट आ चुके हैं, तो अब उसका कलेक्शन करना है। तो देखिए क्या है, आफ्टर द सफिशिएंट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स द प्लांट्स मटेरियल शुड बी कलेक्टेड एट स्पेसिफिक सीजन एंड ऑल्सो एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स टू गेट बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखो जब हमारा कोई सफिशिएंट ग्रोथ हो जाती है किसी प्लांट की, तो जो प्लांट मटेरियल, अब जो प्लांट का मटेरियल है वो उसको एक स्पेसिफिक सीज़न और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के से ही उसको काटा जाता है। जैसे अभी कुछ का फसल्स का टाइम होता है 3rd मंथ, यानी 3rd मंथ होते हैं, किसी का 6th मंथ होता है, किसी का पूरा साल भी होता है। तो ऐसे ही यानी एक स्पेसिफिक सीज़न और स्पेसिफिक टाइम के
बाद ही फसल को कलेक्ट की जाती है, क्योंकि अगर उससे पहले ही हम उसको फसल उसके टाइम से पहले या उसको ग्रोथ होने से पहले उसको काट लेते हैं या उसको कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट होगा वो जो मेटाबोलाइज होंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे वो अच्छे से ग्रो या बेस्ट क्वालिटी के नहीं होंगे। तो अगर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट में क्रूड ड्रग्स में होनी होती है तो वो एक अच्छे टाइम्स या एक स्पेसिफिक टाइम्स और एक स्पेसिफिक सीजन के थ्रू ही आती है, जब उसके वो पूरी तरह प्रॉपर ग्रो कर जाता है, उसके बाद ही हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर कलेक्शन द रॉ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग इंक्लूड्स, यानी जब हम उसका कलेक्शन कर लेते हैं तो जो हमारा मटेरियल होता है तो उन कुछ उससे पहले प्रोसेस हो जाती हैं, प्रोसेस करते हैं जो हमें करनी ज़रूरी होती हैं, जैसे वॉशिंग, फिर रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल, जो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल है या अनडिजायर्ड मटेरियल्स है उसको रिमूव करते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं और फिर उसको स्टोर यानी स्टोर करने के लिए रख देते हैं। द कलेक्टेड मटेरियल शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्टोरेडेंट बर्ड पेट्स, तो जो हमारा कलेक्टेड मटेरियल है वो हमें यानी इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करनी चाहिए, बर्ड से प्रोटेक्ट हो उसकी, और पेट्स भी उसके अंदर ना जा पाए। आफ्टर कलेक्शन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अफेक्टिंग ऑफ माइक्रोब्स द प्लांट्स मटेरियल्स आर प्रॉपरली ड्राइड एंड स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। अब जब तुमने कलेक्शन कर लिया है क्रूड ड्रग्स का, यहाँ ड्रग्स नहीं क्रूड ड्रग्स कहेंगे, तो जब हमने कलेक्शन कर लिया क्रूड ड्रग्स का तो उसे माइक्रोब से बचाना पड़ेगा, क्योंकि और माइक्रोब से कैसे बचेगा, जब वो यानी प्रॉपरली ड्राइड होगी। अगर वो थोड़ी सी भी गीली सी रह जाएगी तो यानी उस पर माइक्रोब्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यानी माइक्रोब से प्लांट को बचाना चाहिए और प्रॉपरली ड्राइड होनी चाहिए और स्टोर होनी चाहिए एक क्लोज वेल कंटेनर्स में, यानी क्लोज कंटेनर में उसको स्टोर करना चाहिए। द प्लांट मटेरियल कैन बी ड्राइड इन नंबर ऑफ वेव्स, तो यानी जो हम प्लांट्स को ड्राई कर सकते हैं वो कुछ ऐसे पैथ जैसे रास्ते हैं होते हैं ना कि हम किस किस से ड्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा सनलाइट से हम अपने मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं, फिर है ओवन में हम ड्राई कर सकते हैं, फिर वैक्यूम ड्रायर को यूज़ करके हम अपने क्रूड ड्रग्स को ड्राई कर सकते हैं, और फिर इन स्प्रे में हम यानी स्प्रे ड्राइंग जो होती है उसमें हम इसको ड्राई कर सकते हैं और फिर स्टोर कर लेते हैं लास्ट में। तो ऐसे ही हमारा कलेक्शन हो जाता है क्रूड ड्रग्स का। तो आज के टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यानी प्लांट्स हार्मोन्स एंड उसकी एप्लीकेशन के क्या क्या प्लांट्स हार्मोन्स में प्लांट्स में क्या क्या हार्मोन्स होते हैं और उनकी क्या एप्लीकेशन, उनके क्या फंक्शन हैं और उनके क्या स्ट्रक्चर हैं, वो क्या क्या काम करते हैं पौधों के अंदर।